नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर पूरे दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी तस्वीरें क्लियर होती नजर आ रही है। सेना ने अंतरिम सरकार वहां पर बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि 45 मिनट का अल्टीमेटम जो है वो शेख हसीना को दिया गया था और इस दौरान बताया जा रहा था कि पीएम हाउस तक घुसने लगी थी, जो प्रदर्शनकारी थे वो दाखिल होने लगे थे। इसके बाद जानकारी ये सामने निकल कर आई कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और इस सब के बीच शेख हसीना ने ढाका भी छोड़ दिया, ये भी जानकारी सामने निकल कर आई। और इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया ये जा रहा है कि सेना ने अंतरिम सरकार वहां पर बनाई है। आर्मी चीफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों 100 से ज्यादा लोगों की हिंसा में मौत हो गई थी और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया था और इसके बाद दावा यह किया जा रहा था कि शेख हसीना अपने देश में बिगड़े हालातों को संभालती नजर आएंगी, लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इस सब के बीच बता दें कि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार की तरफ से जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं उनके लिए निर्देश जारी किए गए और कहा गया है कि उच्च आयोग के संपर्क में रहें। 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन 2020 में लाखों राम भक्तों का सालों पुराना सपना साकार हुआ था। रिपोर्ट देखिए आप। अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत। संसद का मानसून सत्र चल रहा था और तारीख थी 5 अगस्त 2019। सबको उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आएंगे, लेकिन वो उस दिन लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का रुख कर गए। स्पीकर चेयर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बैठे हुए थे और आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नए युग का आगाज किया था। माननीय, मैं तो जो बिल को पायलट करते रहा हूँ वो बिल के अंदर मैं मानता हूँ मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूँ 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 खत्म। राष्ट्रपति के गजट के बाद कश्मीर से धारा 370 इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इसी दिन शाह ने जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2020 राम भक्तों का सपना साकार। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए तेजी से काम किया और इस शुभ काम के लिए भी 5 अगस्त की तारीख चुनी गई और खुद पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के यजमान बने। मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक
पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन। राम मंदिर का विवाद 1 या 2 साल नहीं बल्कि 492 साल पुराना था। अयोध्या जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कई नेता आए और गए, लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में ही ये मुमकिन हो सका कि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना डाला। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर खुद पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवाज सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ये संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को लेकर मुखर रही थी, जिसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बीजेपी की सरकार बनने में इन मुद्दों का काफी अहम रोल माना जाता है। बीजेपी ने सत्ता में आकर अपने इन 2 वादों को पूरा किया। सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों ही कामों को 5 अगस्त के दिन पूरा किया गया, और यही वजह भी मानी जा रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के युवाओं की सोच बदली है और वो अब विकास और रोजगार की बात करने लगे। रिपोर्ट देखिए आप। दफा 370 की मनसूखी को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिला। एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ हालात बेहतर हुए, यानी हालात में सुधार आया। हालात में सुधार के चलते अब काफी वक्त तक, चूंकि बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, यहाँ पर अब नौजवान मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो रोजगार का मुतालबा कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। युवाओं के लिए तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर का युवा अब अमन के साथ तरक्की चाह रहा है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में आई, पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ तक देखा जाए हालात बेहतर हो गए। वो जो स्टोन पेल्टिंग थी वो नहीं हो रही, और खास तौर पर एक बात मैं कहूंगा कि हर रोज एक ना एक लड़के को यहाँ पर मार दिया जा रहा था। हर रोज आप खुद भी आपने देखा, आप भी कश्मीर से ही है, तो आप देख रहे थे कि स्टोन पेल्टिंग जब होती थी, अरे जी श्रीनगर में एक का आज इसको मार दिया गया, क्यों? स्टोन पेल्टिंग थी। अब कश्मीर के युवाओं की सोच बदली हुई है। वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। त्रिपुरा के अगरतला शेख हसीना पहुंची है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि त्रिपुरा के अगरतला में इस वक्त शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। बताया जा रहा था कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और वो कहां गई हैं, इसको लेकर के अभी तक संशय बना हुआ था। अब जो है तस्वीरें क्लियर होती नजर आ रही हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है
कि बांग्लादेश से भारत पहुंच चुकी है शेख हसीना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जितने मधुर हैं उनमें कहीं ना कहीं शेख हसीना की जो उच्च दृष्टि थी उसे माना जाता था कि इन्हीं की वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो मधुर हो पाए हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इस सब के बीच शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है। त्रिपुरा के अगरतला पहुंच चुकी है शेख हसीना, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, बांग्लादेश में अभी स्थितियां बेहद ही तनावपूर्ण हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे, वहां पर वो जमकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था और उसके बाद उनसे कहा गया था कि आरक्षण को लेकर के जो उनकी तस्वीरें हैं उनको क्लियर किया जाए। और अब जो बताया जा रहा है कि त्रिपुरा के अगरतला शेख हसीना पहुंच चुकी हैं, ढाका छोड़ दिया है, ये क्लियर हो चुका है शेख हसीना ने, और अब वो इस वक्त भारत में मौजूद है। बताते चले जानकारी ये भी सामने निकल कर आ पा रही है कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर भारत आ चुकी है। बांग्लादेश से हटने के बाद, निकलने के बाद वो भारत पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, भारत में इस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने बताया कि अब वहां पर आर्मी ने जो है सत्ता संभाल ली है। इस वक्त की बड़ी खबर। गुलमर्ग में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा हुआ। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां खेलो इंडिया का आगाज किया गया, तो वहीं जिसमें स्कीइंग और स्नो शू प्रतियोगिता शामिल की गई। पेश है गुलमर्ग से खास रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जहां हालात बेहतर हुए, तो वहीं सयाहती एतबार से भी सयाहों में गैर मामूली इजाफा हुआ और 2019 के बाद रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने कश्मीर खासकर गुलमर्ग की सैर करके यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फअंदोज हुए। 2019 से जून 2024 तक 49,33,245 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 31,869 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमन, खुशहाली और भाईचारा यहाँ पे कायम रहे और तरक्की इससे ज़्यादा हो जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि टूरिज़्म भी बढ़े, यहाँ का ट्रेड भी बढ़े, इंडस्ट्री भी बढ़े, हर एक चीज़, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ अमन अमान कायम रहे। तो ये सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने इस स्टेट पे जो है तवज्जो दिया है और जो हमारे सामने इस वक्त दिख रहा है। जो यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट है गंडोला का, और उसमें काफ़ी रेवेन्यू आया है बहुत बड़ी तादाद में, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। दिख रहा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से गुलमर्ग छाई हुई है और टूरिज़्म बढ़ा है, और कहाँ तक बढ़ा है, किस तरह बढ़ा है, और वो तो सब देख ही रहे हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला को माली साल 2023-24 में 110 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। वहीं 2022-23 में 100 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। इस तरह गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान 210 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई, जिसका तज़किरा पार्लियामेंट में भी मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने किया। इतना ही नहीं बल्कि गुलमर्ग में इसी माली साल में पहली बार 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी की। दफा 370 की मनसूखी के बाद गुलमर्ग में 80 की दहाई के गंडोला के सेकेंड फेज को मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटलाइज बनाया गया और इसकी मुकम्मल तौर मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रिक अपग्रेडेशन हुई है। गुलमर्ग गंडोला दुनिया की मशहूर तरीन रोपवे है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग इस फेज को मजीद तरक्की देने में मसरूफ अमल है। इस दौरान एडिशनल स्की लिफ्ट भी बनाए गए, जिससे स्की की तरबियत लेने में आसाइश हो रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम जो गुलमर्ग में होती है,
इससे बहुत सारे लड़कों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विंटर में होती है यहाँ गुलमर्ग में, तो बहुत कुछ गेम्स में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और जो एथलीट्स बहुत सारी जगहों से आउटसाइड इंडिया से आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करने का मौका मिला है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि अगली बार जो विंटर गेम्स गुलमर्ग में होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लड़के एथलीट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता ही है कि रिसेंटली हमारा जो एक लड़का नौजवान जो गुलमर्ग का आरिफ खान, जिसको रिसेंटली ओलंपिक में भी खेलने का मौका मिला, तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है इन चीज़ों से कि नहीं, हमारा भी कोई लड़का जो ओलंपिक में परफॉर्म कर रहा है। गुलमर्ग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत ही अब तक 4 एडिशन खेलो इंडिया गेम्स के मुकाबले हुए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यहाँ से दुनिया को ये पैगाम दिया कि वाकई ये जगह विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में अहम और खास है। गुलमर्ग में बैनुल-अक़वामी सतह की स्की स्लोप्स मौजूद हैं। इन्हीं स्लोप्स से आरिफ खान ने ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और दीगर खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ जगहों पर मुल्क की नुमाइंदगी की। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद से विंटर स्पोर्ट्स को काफी बूस्ट हासिल हुआ है और ज्यादा से ज्यादा नौजवान अब विंटर स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। खेलो इंडिया हुआ है और उसमें यहाँ के नौजवान बच्चियों को मौका मिला है उसमें हिस्सा लेने का। वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद जो यहाँ का आरिफ खान है, उसने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया और वहाँ पे वो मेडल लेके आ गया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया हुआ, और यहाँ की बैरूनी स्टेट से जो हमारी यूटी में लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की है और खेला है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ रोनमा हुई और जिससे सयाहों की आमद में इजाफा हुआ। अगरचे गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी सतह के स्लोप्स के एतबार से मशहूर जगह है, तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया विजन के तहत गुलमर्ग में भी अब तक खेलो इंडिया के 4 एडिशन के मुकाबले कराए गए हैं, जिनमें मुल्क की तमाम रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं गुलमर्ग गंडोला को गुज़श्ता 2 माली सालों के दौरान 2010 करोड़ से ज़्यादा आमदनी हासिल होने से मज़ीद तक़वियत मिली और गुलमर्ग गंडोला को एक संगमील हासिल हुआ। अमन बहाली से यहाँ की सयाहत को तक़वियत मिली और अब उम्मीद यही करते हैं कि ये तरक्की और अमन का दौर और सिलसिला जारी रहे। और आगरा से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। ताजमहल के अंदर बताया जा रहा है कि एक महिला ने भगवा झंडा लहराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बोतल में पानी लेकर के महिला जो है अंदर गई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया है। सीआईएसएफ ने महिला को हालांकि इस दौरान पकड़ लिया। 2 दिन पहले मथुरा के 2 युवकों ने बताया जा रहा है कि ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अजय मीणा राठौड़ नाम की महिला ने अंदर जाकर के भगवा झंडा फहरा दिया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यही वो महिला है जो बताया जा रहा है कि उसने ताजमहल के अंदर जाकर के भगवा झंडा लहराया और इसी दौरान हालांकि जो सुरक्षा गार्ड्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने महिला को पकड़ लिया। अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है ये महिला। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है, जहां पर बेकाबू डंपर ने एक टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के 3 कर्मियों की मौत हो गई है। हादसे में निर्झरणा गांव के नायब तहसीलदार गिरिराज शर्मा की मौत हो गई है। नायब तहसीलदार के साथ कार में मौजूद गिरदावर और पटवारी की भी मौत हुई। हादसे की सूचना पर मौके पर लालसोट थाना पुलिस पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां बेकाबू डंपर ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। 3 कार्मिकों की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है, जहां पर बेकाबू डंपर ने कार को टक्कर मार दी है। राजस्व विभाग के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई।
मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत इसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में भी बिल पेश हो सकता है, ऐसी जानकारी है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी की खबर के बाद ही सियासी भूचाल आ गया। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में, भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए। उसकी पूरी तरह से उसकी सीमाएं खत्म की जानी चाहिए, उसके अधिकार खत्म की जानी चाहिए। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद में मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन का प्रस्ताव है और इसका मकसद है कि वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना। इसके साथ ही पहली बार वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी क्रांतिकारी प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें भी अब तेज हो गई हैं। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए ये कानून देश के संविधान से पास हुआ। वक्फ का ना कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। ये एक उसका पहला कानून है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह होता है, रब होता है, मालिक होता है उसका, उस प्रॉपर्टी का। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग उसके कस्टोडियन हैं, चाहे वो मुतवल्ली हो, कस्टोडियन वो उसके केयरटेकर हो या सरकार हो। दरअसल वक्फ बोर्ड पर 100 साल से विवाद चल रहा है। अंग्रेजों ने तो इसे अवैध घोषित तक कर दिया था। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं कि इस पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। संपत्ति कब्जे में अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। वक्फ बोर्ड के फैसले में केंद्र, राज्य सरकार, अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सिर्फ मुस्लिम ही इसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए इस मनमानी पर नकेल कसने के फैसले का भी स्वागत हो रहा है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है, और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं
इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधित बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग की। वक्फ बोर्ड